सॉरी, बार बार कोई टेक्निकल इशू है, इस वजह से डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है। मैं सर को कनेक्ट करता हूँ। हेलो हेलो हेलो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई शायद टेक्निकल इशू है जिस वजह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। हाँ, हेलो 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 हेलो। सबसे बात करेंगे, बस थोड़ा सा वेट करो। हाँ, सर ने शायद रिमूव कर दिया सब। हेलो हेलो। सर। हेलो, हाँ रवि, कैसे हो? जी सर, एकदम बढ़िया है, आप बताएं। ऑल्सो गुड। सचिन भी साथ हेलो में सर, है। हेलो हेलो हेलो। कैसे हो? आई एम गुड। सचिन, सर आई थिंक माय वॉइस एंड ऑडियो वीडियो इज फाइन। ओके यस ओके सर, ओके, फाइन। एब्सोल्युटली सर। यस। हाँ तो सर, कुछ इंट्रोडक्शन बता दीजिए, लोगों को ये आए हुए हैं तो कुछ तो। जी मेरा आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ, आई थिंक। जी। यस सर। मेरा नाम राजेश कुमार मोहन है। और मैं वैसे हरियाणा के रोहतक जिले से बिलोंग करता हूँ। और उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी की। और जैसे कि आपको पता भी होगा शायद, कई सारे दर्शकों को और सुनने वालों को, मैंने यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 दिया। और उसके बाद मेरा 102 रैंक, ऑल इंडिया रैंक 102 आया। और उसके बाद मेरे को आईपीएस सर्विस अलोकेट हुई। और एट प्रेजेंट मैं एएसपी अंडर ट्रेनिंग यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा हूँ। साथ साथ में मैंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है एथिक्स मेड इजी, विद अशोक सर, जो कि एट प्रेजेंट उत्तराखंड स्टेट के डीजीपी। जी। बुक मैंने देखी है, और मैंने कुछ ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा डीपली तो नहीं पढ़ पाई, और नॉर्मल पढ़ी। बहुत अच्छी बुक है। मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है या उसमें प्रॉब्लम आ रही है एथिक्स में, तो सर एक लिंक डाल देंगे, अपनी वॉल पे डाल देंगे। आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो, या आप वहाँ से जाके मतलब लोगों से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिव्यू वगैरह भी दिए हुए हैं, आप वहाँ जाके रिव्यू देख सकते हैं। और जो भी सर ने अपना काम किया है, बाकी जितने लोगों ने उनके साथ उस चीज़ को कि अप्रिशिएट किया है, तो वहाँ भी आप उसको देख सकते हो। तो सर आप थोड़ा सा बता दीजिए, एथिक्स में बेसिकली क्या क्या चीज़ें हम्म। होती हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। देखिए, जैसे पहले मैं ब्रॉडली यूपीएससी की तैयारी के बारे में ही बता देता हूँ। 3 स्टेजेस होती हैं: प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट। प्रीलिम्स का जैसे कि आपको पता होगा, जनरल स्टडीज और सीसेट, 2 पेपर हैं। सीसेट क्वालिफाइंग है। और आजकल का जो मैं ब्रॉडली मैंने एनालिसिस किया है, और जैसे दूसरे कैंडिडेट्स के साथ भी इंटरेक्ट किया है, तो जनरल स्टडीज चलो वास्ट सिलेबस है, वो एक चैलेंज है ही। लेकिन जो सी सेट का जो क्वालिफाइंग वाला जो परसेंटेज है, इवन कई सारे स्टूडेंट्स उसमें भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर पाते हैं, तो करते हैं। तो इसलिए मेरा जो प्रीलिम्स के लिए जब तैयारी कर रहे हैं,
तो उनके लिए एक संदेश ये रहेगा कि आप जनरल स्टडीज की तैयारी करें तो उसके टाइम पे ना सी सेट को थोड़ा सा मतलब ज्यादा मतलब फॉरगेट ना करें, उसको मतलब भूल ना जाए कहीं आपने इतनी सारी तैयारी की और वो सारी वेस्ट जाए अगर सी सेट की क्वालिफाइंग ना हो। रीजन बीइंग क्योंकि सी सेट टफ होता जा रहा है। आप देखेंगे पेपर वाइज, आप जैसे देखते होंगे सी सेट टफ हो रहा है और उसके कारण जनरल स्टडीज की कट ऑफ कम जा रही है। तो जैसे कि ओवर द इयर्स लास्ट 2-3 इयर्स आपने ये ट्रेंड एनालाइज किया होगा। अब जैसे हम प्रीलिम्स स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज है अपने यूपीएससी एग्जाम की, उसको हम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज आता है मेंस का। अब जो भी आपने तैयारी की है प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स का एग्जाम पास करने के लिए, आप ये मानिए कि जो प्रीलिम्स में जो आपकी परफॉर्मेंस है कट ऑफ से जाने के बाद उसका जो रैंक है, रैंक या फिर सिलेक्शन में उसका रोल खत्म हो जाता है। उसका पर्पस ओनली है कि ओनली पर्पस ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज टू कट द पीपल, मतलब एक जैसे ना छटनी कह सकते हैं, छटनी होती है उस टाइम पे। उसमें जो मार्क्स आप गार्नर करेंगे वो उसमें आप रैंक या फिर सिलेक्शन में उसका रोल नहीं होगा। तो इसे एक तरह से 20,000 के आसपास जो कैंडिडेट्स हैं उनको हम यूपीएससी क्लियर करती है आफ्टर प्रीलिम्स स्टेज। तो उसके बाद जो मेन स्टेज है, जो कि मेंस एग्जामिनेशन और पर्सनैलिटी टेस्ट, ये जो स्टेजेस हैं ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं कि आपको जो सर्विसेज ऑफर में है एग्जाम के थ्रू वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो इसके अंदर मेरा जो एक्सपीरियंस है, और मैं थोड़ा सा और अपना बैकग्राउंड एलोबरेट करना चाहूंगा कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था, 5th अटेम्प्ट था। तो मैं आई हैड स्पेंड लॉट ऑफ टाइम व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो 5th अटेम्प्ट था, तो इसमें मेरे को ये रियलाइज हुआ है कि 3 चीजें जो मेंस के अंदर हैं वो आपकी मेजरली डिसाइड करती। एक तो है आपका ऑप्शनल पेपर, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास होता है उसमें आपका क्या स्कोर है। अगर आप देखें तो 250 या 260 प्लस तो होना ही चाहिए मिनिमम, अगर आप इंटरव्यू कॉल मतलब चाहते हैं एक तरह से। तो एक तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। दूसरा जो चैलेंजिंग पार्ट होता है वो है एसे पेपर, जो एसे राइटिंग का पेपर होता है वो चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि उसके अंदर मार्क्स की वेरिएशन है ना बहुत एक्सट्रीम है। आप देखिएगा कि 84 या फिर मतलब मैंने ऐसे भी कैंडिडेट्स देखे जो 60-70 इसके आसपास भी स्कोर करते हैं, और ऐसे भी कैंडिडेट्स देखे जो 160 भी स्कोर करते हैं। तो जो ये गैप है ना, इट्स अ ह्यूज गैप, और ये वाला जो पार्ट है उसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आपका, अगर आप इसमें एफर्ट डालेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तीसरा जो एलिमेंट है मेंस की सक्सेस के लिए है वो है जीएस पेपर 4, जो कि एथिक्स का पेपर। एथिक्स के पेपर में जैसे आपने बताया कि हम बाद में भी थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे उसको कैसे डील किया जाए और कैसे मैंने जैसे किताब लिखी है वो उसको हेल्प कर सकती है। इन जनरल मैंने देखा है जीएस पेपर 1, 2 और 3, ये 3 पेपर ऐसे हैं जिसमें अगर आप पेपर को कंप्लीट करते हैं, पेपर को मतलब पूरा अटेम्प्ट करते हैं, तो उसके बाद आपका एवरेज स्कोर आ जाता है। और जो वेरिएशन है मार्क्स की फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स वो बहुत ही कम है, 10-20 नंबर की वेरिएशन है। तो लेकिन आप देखेंगे तो फाइनल रिजल्ट तो डिसाइड होता है टोटल नंबर से, ये नहीं डिसाइड होता कि इस पेपर में इतना लिया है, इस पेपर में इतना लिया है। तो इसलिए जीएस पेपर 1, 2, 3 के लिए तो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि पेपर पूरा कंप्लीट कर दें और जितना वैल्यू एडिशन कर सकते हैं कर लो। लेकिन ये जो 3 एलिमेंट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, एक तो है अपना ऑप्शनल पेपर, एक एथिक्स का पेपर और तीसरा एसे, इसमें आपको ज्यादा एफर्ट डालना चाहिए ताकि आप, क्योंकि इन पेपर्स के अंदर जो इनपुट टू आउटपुट रेशो है, जो एफर्ट आप डालेंगे और उससे आउटपुट मिलेगा वो ज्यादा है। दूसरे पेपर्स में जैसे 1, 2, 3 पेपर हैं उनके अंदर आप इनपुट डालेंगे 1 नंबर बढ़ गया, थोड़ा और मेहनत करेंगे 2 नंबर बढ़ गया, 5 नंबर बढ़ गए, 10 नंबर बढ़ गए, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। ऑप्शनल पेपर में अगर आप डालेंगे तो पता चले आपका 200 से लेके 260, 70, 80 तक पहुंच जाए, तो 70 नंबर का डिफरेंस हो गया। ऐसे में आप डालेंगे तो 90 से लेके 140 तक भी आप पहुंच सकते हैं। जो और फिर एथिक्स में भी डालोगे तो उसमें भी वेरिएशन है,
यू हैव सीन द पास्ट ईयर जो टॉपर्स के मार्क्स हैं, उसमें आप देखिए 90 से लेके 140-60 तक जो विशाखा यादव हैं अभी तक की, जो हमारी सीनियर भी हैं, उनका मतलब 160 के आसपास स्कोर रहा है। तो आई फील अगर आप जैसे हम कहते हैं कि यूपीएससी के लिए हार्ड वर्क तो जरूरी है ही, साथ में स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। तो हार्ड वर्क तो कर ही रहे हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क, ये वाला जो एलिमेंट है वो स्मार्ट वर्क है कि आप मेहनत ज्यादा किस में करें। तो इन 3 चीजों में अगर आप मेहनत ज्यादा करेंगे तो आप सक्सेस के करीब जाएंगे। तो ये मेरा ब्रॉड है। बाकी है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में मेरा ओपिनियन यही है कि जो मेंस है वो आपका डिसाइड करता है कि मतलब एक्सट्रीम केसेस को छोड़ दें कि जैसे बहुत ही कम से लेके ये जो मेंस एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस है वो आपके डिसाइड करती है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, और जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो डिसाइड करता है कि आपको सर्विस कौन सी मिलेगी। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में भी 275 मार्क्स का है, उसमें भी ड्रास्टिक वेरिएशन है और उसमें को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर मैं आपको इसको जो भी मैंने अब बोला है इसको थोड़ा समराइज करें तो 3 बातें मैंने बोली हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए तैयारी के टाइम पे। पहली बात तो है कि सी सेट पे इक्वली ध्यान दें जनरल स्टडीज प्रीलिम्स के स्टेज में। दूसरी बात मैंने बोली है कि जो मेंस के टाइम पे आप 3 पेपर्स पे खासकर ध्यान दें, ऑप्शनल पे, एथिक्स पे और एसए पे। इनके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालें और फाइनली पर्सनैलिटी टेस्ट को लाइटली ना लें, इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी कीजिए तो आपका सिलेक्शन भी होगा और जो डिजायर्ड सर्विस है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसमें सिलेक्शन हो। तो ये था जो ब्रॉडली आपके जो यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में। और अब मैं शुरू होता हूँ पेपर 4 के बारे में, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एनालिसिस भी किया है, इसका कंटेंट भी डेवलप किया है और इसके ऊपर एक बुक भी लिखी है एथिक्स में डेजी। अगर आपका कोई डाउट्स हैं इससे रिलेटेड आप ले सकते हैं, फिर उसके बाद वी कैन स्टार्ट फर्दर। जी सर, एक्चुअली हम एथिक्स पे, एसए पे भी आएंगे, एथिक्स पे भी बात करेंगे अभी। सर मैं एक बार फिर से प्रीलिम्स पे जाना चाहूंगा। जैसे बहुत कैंडिडेट ये होते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं और वो किसी न किसी वजह से या कुछ ऐसी चीजें होती हैं, माइनर मिस्टेक्स होती हैं जिस वजह से प्रीलिम्स रुक जाता है। क्या ऐसी की पॉइंट हो सकते हैं या जो सिली मिस्टेक्स होती हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं और जो नहीं करनी चाहिए? राइट। देखो आपने ना रवि बहुत ही मतलब जो है ना कहते हैं यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, कि मतलब जो बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट है ना वो आपने हिट किया है और मैं इससे पूरा कंप्लीटली एग्री करता हूँ। जो बंदा जैसे अगर सीरियस एस्पिरेंट है ना, सीरियस एस्पिरेंट में सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन जो जीएस के अंदर है, मतलब अपने प्रीलिम्स के अंदर है, वो डिसाइड किया जाता है सिली मिस्टेक्स के कारण। जो सिली मिस्टेक्स कर देता है उसका सिलेक्शन नहीं होता, और जिसने सिली मिस्टेक्स नहीं की तो उसके कारण वो रुक जाता। मतलब एक तरह से सिली मिस्टेक्स एक डिसाइडिंग फैक्टर है जो कि मेजोरिटी ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स को डिफरेंशिएट करती है। देखो एक तो बच्चा जो तैयारी सीरियसली नहीं कर रहा है तो उसकी सिलेक्शन, अगर उसकी ये मैकेनिज्म ऐसा है कि यूपीएससी प्रीलिम्स वाला वो तो कट आउट हो ही जाएगा। अब जो तैयारी भी सीरियसली कर रहे हैं वो भी कई सारे हैं, उनमें सिलेक्शन वो होगा जो सिली मिस्टेक्स नहीं करेगा। जो तैयारी के हमारे जो लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ सिलेबस हम देखें तो लगभग सोर्सेज का भी हमें सभी को पता है कि कौन से न्यूज़पेपर पढ़ना है, कौन सा क्या पढ़ना है, कौन से स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं। लेकिन उसके बाद भी हम कई जो एस्पिरेंट्स हैं वो सिली मिस्टेक्स करते हैं और उसके कारण उन्हें सिलेक्शन नहीं होती। अब ये तो हो गया, हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, हाँ सिली मिस्टेक्स के कारण सिलेक्शन रुकता है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो मेरे हिसाब से देखो, आप जब पेपर में जब अटेम्प्ट करने जाते हो तो आप ये मान के चलिए कि आपने इतनी सारी मेहनत की है और जितना आपको आता है ना वो तो आप ठीक करके ही जाइए। अगर दूसरा मतलब नहीं आता उसको तो अलग बात है, अगर आप उतना ठीक करके जाएंगे तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा। इस मेंटेलिटी के साथ अगर आप जाएंगे तो आपकी ना सीरियसनेस ज्यादा रहेगी एग्जाम के अंदर। फिर दूसरा एलिमेंट है आपको है ना टाइम डिवीजन करना। पहली सिली मिस्टेक क्या होती है कि आपका ना 1-2 जो क्वेश्चन हैं वो लेफ्ट आउट हो जाते हैं, जो कि बहुत ही सिली है क्योंकि टाइम एनफ है, उसकी बस टाइम की मैनेजमेंट सही तरह से नहीं कर पाते आप। तो टाइम मैनेजमेंट है, आप एक
अपना है ना जैसे मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, तो उसमें आप डिसाइड कर देख लीजिएगा कि हाँ अब मेरा इतनी दिनों देर में पेपर कंप्लीट हो जाता है या फिर इतनी चैलेंजेस आते हैं। जनरली मेरी फिलोसफी ये रही है कि जब ना एग्जाम का जो 3 घंटे में से आधा टाइम हो जाता है ना, हाफ टाइम हो जाता है, तो आपको एटलीस्ट 55 क्वेश्चंस तो हो जाने चाहिए, मतलब 50 से ज्यादा हो जाना चाहिए, ताकि एंड के अंदर एकदम से रश ना हो टाइम का। जिस क्वेश्चन में आपको ट्रबल आ रही है, जो मतलब बार बार से नहीं आ रहा, तो उसको सर्कल मार के आप मूव ऑन कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये तो हो गया टाइम मैनेजमेंट। अब अगली बात है कि और सिली मिस्टेक क्या करते हैं कि जो है ना मतलब क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसमें डायरेक्टिव वर्ड को नहीं देखते, जिन कई बार नोट नोट लिखा होता है और कराते हैं वो कि हाँ क्या व्हाट इज द करेक्ट आंसर, लेकिन आगे लिख रखा होता है नोट, तो वो नहीं देखते। तो उसका एक तरीका है, इसको हम डायरेक्टिव वर्ड बोलते हैं। जो भी पहले स्टेटमेंट और ऑप्शंस के बीच में जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट द कॉज ऑफ इज द कॉज ऑफ से ग्लोबल वार्मिंग, तो जो कॉज वर्ड है ये डायरेक्टिव वर्ड है। तो उसको आप सर्कल कर लीजिए, पेन से या पेंसिल से सर्कल कर लीजिए, ताकि आपको वो आपकी मेमोरी में आईज के सामने दिखता रहे। अब उसके बाद क्या है, दूसरी चीज है ऑप्शन सिलेक्शन के अंदर ABCD 4 ऑप्शन है, उनमें सिलेक्शन है। तो एक सिली मिस्टेक क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर में कुछ लिख देते हैं और आंसर शीट में और कुछ लिख देते हैं। ये भी एक सिली मिस्टेक है, कॉमन, आपने देखी होगी। तो उसको अवॉइड करने का तरीका क्या है कि जब है ना जैसे ट्रैफिक लाइट्स हम क्रॉस करते हैं तो 2 बार क्रॉस चेक किया जाता है। तो जब आप है ना आंसर शीट को फिल कर रहे हैं तो 2 बार क्रॉस चेक कीजिए कि ये वाला क्वेश्चन इसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसे 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आपकी जो सिली मिस्टेक्स हैं मोस्टली वो रिड्यूस हो जाएंगी। तो आई थिंक इन तरीकों से आप सिली मिस्टेक्स को काफी रिड्यूस कर सकते हैं। ओके सर, वन लास्ट क्वेश्चन। सचिन, फिर आप बात करना। जैसे अभी जो पैटर्न चल रहा है, जैसे हमने 22 का पेपर देखा, अब नेक्स्ट 23 का भी आएगा, तो इसमें जो पैटर्न चेंज किया है उससे हम कैसे उसको फेस करें, या किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? जो बहुत न्यू एस्पिरेंट है, बिगनर है, जो अभी एग्जाम देंगे 23 में, तो जो अभी पैटर्न चेंज हुआ है, शायद आपने देखा हो, तो उसको कैसे फेस किया जाए? देखिए, पैटर्न चेंज हुआ है और हर साल ये कोशिश होती है यूपीएससी की कि पैटर्न को चेंज करें। कुछ ना कुछ, जैसे इस बार है कि इनमें से 4 ऑप्शंस ठीक हैं, 5 ऑप्शन ठीक है, मतलब इनमें से ऐसे वर्ड हैं कि रादर देन की 1 और 2 पहले जो ना हमारे पास वो ट्रिक आ गई थी कि ना ये वाली ट्रिक है कि इससे एलिमिनेशन टेक्निक आ गई, ये सब कुछ। तो उसको काउंटर करने के लिए आपको मतलब यूपीएससी कुछ ना कुछ नए पैटर्न में चेंजेस लाते रहते हैं। तो ये मैंने जैसे अब ये रिसेंट पैटर्न का देखा जाए तो ये देखा जाए, एक तो है ना स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। दूसरा एक तो ये इस तरह के जो कि 4 ठीक है, 5 ठीक है, इनमें से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो लेकिन इसमें ना देखो, आपको ना पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। यूपीएससी के एस्पिरेंट है कि हम है ना यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो यू शुड बी रेडी फॉर द सरप्राइज। तो उसमें ये नहीं है कि नई चीज देख के आप वो हो जाए, क्या कहते हैं, एकदम से थॉट ब्लॉक हो जाए और कहो कि क्या करें इसके अंदर। तो उस चीज को करके कि रेडी होगे तो आप उसको नया पैटर्न भी आएगा, उसको आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ मैंने सीरियसली तैयारी की है, मैं इसीलिए मिस्टेक्स नहीं करूंगा या करूंगी, तो मेरा सिलेक्शन होना है। इस कॉन्फिडेंस में जाएंगे तो डोमिनेट करेंगे एग्जाम को। ओके सर, थैंक यू। सचिन सर, जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला कि आज के टाइम पे जो लोग हैं वो सीसेट में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सीसेट को किस तरह से हैंडल किया जाए कि लोगों को सीसेट, उनके लोगों के लिए सीसेट एक बाधा ना बने? क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका जीएस बहुत अच्छा रहता है, लेकिन सीसेट में वो मार खा जाते हैं। हाँ देखिए, सीसेट के लिए तो मेरा एक स्टैंडर्ड सा तरीका है। पहले तो है 3-4 मैं फास्ट पॉइंट से आया, मेरे को 1-2 काम भी आ रखे हैं, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। पहला पॉइंट तो है जो सी सेट के जो है ना, जितने ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। कई बार क्या होता है, हम कम अटेम्प्ट करते हैं, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको ना जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करना हो। वो कैसे होगा कि आप स्टार्टिंग में ही मान के चलिए कि ना आपका पेपर छूटेगा और उसे ना फास्ट अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। दूसरा कि स्टक मत होइए। कई बार है ना हमें ना स्पेशली मैथ्स के आंसर्स के अंदर हमें ना बार बार ट्राई करते रहते हैं, ऑप्शन नहीं मिलता, दोबारा इतनी लंबी कैलकुलेशन करने लग जाते हैं, तो उसमें ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर वो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा उसको छोड़ो और आगे चलो। तो इससे
ज्यादा अटेम्प्ट हो पाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, एक तो ये चलो अटेम्प्ट ज्यादा करो, दूसरा तरीका ये है कि जो कॉमनली यूज्ड फॉर्मूलाज हैं उनकी ना एक रेडी रेफरेंस 5-6 पेजेस की होनी चाहिए आपके पास। जो जीएस पेपर 1 और 2 के बीच में टाइम मिलता है, रादर देन एनालाइजिंग पेपर 1, आप है ना पेपर 2 के लिए वो तैयारी कीजिए उस टाइम पे, ठीक है। और तीसरा ये जो फॉर्मूला है जो सीसेट को अच्छा करने के लिए है, ये ना आप है ना जो मैथ्स के अंदर, तो ये हर एक के लिए अलग स्ट्रेटेजी रखिए। मैथ्स के लिए तो ये है कि अगर आपका आंसर निकल गया और वो मैच कर रहा है 4 ऑप्शंस में, तो 100% आपका वो आंसर ठीक है। जो कंप्रीहेंशन है ना, कंप्रीहेंशन, इंग्लिश कंप्रीहेंशन, उसमें आपको ना थोड़ा सा ऑप्शंस को, आजकल ट्रिकी ऑप्शंस आने लगे हैं कि ना मतलब रादर देन इफेक्ट वो पूछ रहे हैं कि इसमें क्या सपोजिशन है, क्या वो मतलब सोच रहा है इस के लिए। तो आप उसको ना ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसके बाद आपका ओपिनियन उसके अंदर जो ठीक मार्क करने का तरीका है वो बेटर होगा। और प्लस है ना, आप फोकस कीजिए ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए जिसमें एक क्वेश्चन कंप्लीट रीजनिंग वाले या फिर लॉजिक वाले जो क्वेश्चन है जिनके साथ 2 या 3 जो ऑप्शन साथ में हो, ताकि एक बार आपने सोल्व कर दिया तो उसका आउटपुट 3 गुना हो पाए। तो ये एक तरीका है सीसेट के बारे में। ओके सर, अब हम एथिक्स से बात करेंगे। तो एथिक्स के बारे में बताता हूँ। पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ, मेरे पास ये बुक है, एथिक्स मेड इजी है। तो ये मैंने पहले तो ये है कि मैंने क्यों लिखी है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये बुक मैंने इसलिए लिखी है, देखो मैंने एमबीबीएस की है, उसमें 5.5 साल लग जाते हैं। तो मेरी जो तैयारी थी वो भी 5th अटेम्प्ट में बताया आपको, तो 5 साल लग गए, तो 2nd डिग्री हो गई। तो मैंने ना अच्छा खासा इसकी तैयारी में ना टाइम स्पेंड किया है 5 साल के आसपास। तो मेरे नोट्स बहुत ही अच्छे कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप हो गए। तो मैं ये सोच रहा था कि जितनी मेहनत मैंने की है उसकी फायदा आपको, मतलब जो दूसरे एस्पिरेंट है उनको दर बदर की ठोकरें है ना वो ना खानी पड़े। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बुक लिखते हैं। तो इसके लिए मैंने कोशिश की है कि एथिक्स के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है कि ना एक सोर्स नहीं है कि आपको ना कंटेंट के लिए, थ्योरी के लिए अलग जाना पड़ता है, केस स्टडीज के अलग जाना पड़ता है, पीवाईक्यूज के लिए अलग जाना पड़ता है। तो इस बुक की कोशिश ये है कि सारी चीजें एक ही जगह पे अवेलेबल हों, और वो भी नॉन बल्कि इन द सेंस की कई बार इतनी मोटी किताब लिख दो आप, उसकी में है ना अगर आप खोलोगे किताब को तो आप मतलब उसको खोलोगे ही नहीं है इतनी बड़ा साइज देने के बाद। तो मैंने कोशिश की है, देखो इतनी मोटी है किताब और इसमें पेजेस 384 के आसपास हैं, और मतलब नंबर्ड तो 334 है। स्टार्टिंग वाले इंट्रोडक्शन वाला जो अबाउट द ऑथर्स वगैरह उसको हटा दो, 334 के आसपास जो कंटेंट है। अब इसके अंदर मैंने क्या क्या एक स्पेशल चीज देखी है, जैसे आप है ना कोई भी है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हो एथिक्स के पेपर का, तो उससे आपको है ना ये पता हिंट लग जाती है कि हाँ ये जो क्वेश्चन है ना, जब स्पेशली जब आप 5 साल के लिए तैयारी कर रहे होते हो कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, ये क्वेश्चन यहाँ से आया है। जो सोर्स है जो क्वेश्चन का, उसके बारे में मैंने पता किया कि क्या है सोर्स। तो इसको कह सकते हैं सोर्स ट्रेसिंग की है। सोर्स ट्रेसिंग करने के बाद जो गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं उनसे ही आते हैं क्वेश्चन। सेकेंड ARC हो गया, DARPG की वेबसाइट होगी, तो इन साइट से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कॉमनली जो यूपीएससी एग्जामिनर पूछा है। तो मैंने कंटेंट वहीं से ही पिक किया है ताकि वो कंटेंट कंप्रिहेंसिवली आ पाए। दूसरी इसका एक खासियत है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो उसके है ना पुराने के तो मिल जाते हैं, जैसे 2013 से लेके 11, 14, 15, 16 मतलब मिल जाते हैं, लेटेस्ट पीवाईक्यू नहीं मिलते। तो मैंने डिसाइड किया के सारे पीवाईक्यूज दे देते हैं 2013 से लेके 22 तक के, 2013 से लेके उसके मॉडल आंसर्स दे देते हैं। मॉडल आंसर्स में से पिछले 3 साल के 2020, 21, 22 के वो तो डायरेक्टली बुक में ही है कि मतलब एक चैप्टर है, चैप्टर के पीछे वो लिख दिया कि इस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे गए, ये मॉडल आंसर है। ऐसे ही केस स्टडीज हैं, ईयर वाइज का हो गया, मॉडल आंसर्स हैं। लेकिन उससे पहले वाले QR कोड दे रखा है, QR कोड होता है जो, उसके थ्रू आप पिछले वाले PYQ भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उससे एक वो चीज होगी। और तीसरी चीज जो है क्या है कि हम आंसर में थ्योरी तो पता होती है लेकिन उसको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका नहीं पता होता, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, डिफरेंस वाले टेबल्स।
तो ये नहीं पता होते। तो मैंने उसमें किताब में कंटेंट के अंदर ही मैक्सिमम यूज ऑफ डायग्राम्स, एग्जाम्पल, लेटेस्ट एग्जाम्पल, जैसे भी कोई भी टॉपिक आप देखेंगे रेंडमली खोल लीजिए, देखो एक डायग्राम या फिर एक वो तो मिलेगा ही। देखो ये डायग्राम हो गया, एक इसमें डिफरेंस का टेबल हो गया, अलग से हर एक मतलब हर एक टॉपिक जो यूपीएससी के सिलेबस में लिखा हुआ है वो उसका टॉपिक लिया है, सब टॉपिक लिया है, उसका थ्योरी लिखी है, उसके एक एग्जाम्पल लिखा है लेटेस्ट, रियल लाइफ भी, और एक अपना जो क्या कहते हैं कॉमनली जो न्यूज में आता है वो भी एग्जाम्पल लिखा है, और साथ साथ में केस स्टडी दी और डायग्राम वगैरह भी दिए, एक कोट भी दिया हर एक की। तो एक रेडीमेड रेफरेंस है कि आपको कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जो इसके अंदर है वो है केस स्टडीज से रिलेटेड। जो केस स्टडीज हैं वो एक चैलेंज रहती है। आप देखोगे कि यूपीएससी के एथिक्स के पेपर के अंदर केस स्टडी 6 के आसपास आ जाती हैं, वो लेंदी भी होती हैं और उनको आंसर करने के लिए एक क्लियर कट गाइडलाइन भी नहीं है। तो पहले तो है कि कोई भी एथिक्स के क्वेश्चन पढ़ा उसके बाद आपको एक दिमाग में एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि हाँ ये फ्रेमवर्क है, इसके हिसाब से आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसके हिसाब से आप आंसर फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि केस स्टडीज हर साल नहीं आती हैं। तो एक जो केस स्टडीज के लिए फ्रेमवर्क मैंने एक अलग से चैप्टर दे रखा है, जिसमें किस तरह से आप इंट्रोडक्शन की अलग अलग तरह की इंट्रोडक्शन कौन कौन सी हो सकती हैं, कोट बेस्ड हो सकती हैं, आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं आप, उसका एथिकल बेसिस कर सकते हैं। दूसरा बॉडी किस तरह की हो सकती है, और कंक्लूजन किस तरह की हो सकती है। तो एक चैप्टर डेडिकेटेडली उसके ऊपर है कि फ्रेमवर्क क्या होगा, कि आपके माइंड के अंदर एक फ्रेमवर्क है कि इस लाइन के अलोंग आपको थिंक करना है, और ताकि आप जल्दी से उसको प्रोसेस कर पाए। दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मॉडल केस स्टडीज दे रखे हैं, लेकिन मॉडल केस स्टडीज के साथ इशू क्या है, उसके अंदर ज्यादा मटेरियल होता है जितना रिक्वायर्ड है। जो हमारे जो पेपर होता है उसके अंदर हम लिमिटेड जो वर्ड लिमिट तो होती है, और उसके हिसाब से ही आपको स्पेस के हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना होता है उस पे को। तो उसको लिखने का तरीका ज्यादा जरूरी है, किस तरह से लिखना है। तो इसमें जो लिखने का जो तरीका है हर एक आदमी का अलग लिखने का तरीका है। तो मैंने डिसाइड किया कि अपने जो बैचमेट्स हैं और जूनियर्स को 5-5 केस स्टडीज दे दिए हैं कि आप एक बार लिखिए, और वो केस स्टडीज हैंड रिटन केस स्टडीज हैं कि उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा, उसका हैंड रिटन आंसर लिखा, और वो इसमें क्यूआर कोड के थ्रू अवेलेबल है। उसको खोलेंगे तो उसमें आ जाएगा कि हाँ इस टॉपर का लिखने का तरीका ये है, इस टॉपर का लिखने का तरीका ये है। 5-5 करके हमने 13 जो टॉपर हैं उनसे लिखवाया है ये सब कुछ। और मैं नाम बता देता हूँ इनके कौन कौन से हैं। जैसे एक गौरव बुडानिया सुना होगा, मेरा बैचमेट आईएएस है, ये राजस्थान में लगा हुआ है। तो जैसे कृति, राहुल गोयल, अनु बेनीवाल, निशा, शाश्वत, अशोक, अमन, धीरज, गौरव, अभिषेक, आदित्य, तो इन सभी से लिखवा दिए हैं ताकि ये मतलब अपने सेल्फ एनालिसिस कर पाए। तो ये मेरा कोशिश थी इसमें। और इसमें एक एलिमेंट और एक्स्ट्रा, जैसे थ्योरी है और एक प्रैक्टिस है। जैसे मेरी तो नॉलेज है, थियोरेटिकल नॉलेज है, लेकिन जैसे उत्तराखंड के डीजीपी सर हैं, अशोक सर है, उन्होंने इतने सालों तक इस फील्ड में काम किया है, तो उनको एक हर एक सिचुएशन, हर एक रोल, एसपी का रोल या डीआईजी का रोल, आईजी का रोल, अलग अलग फोर्सेस में रोल, तो उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि प्रैक्टिकली ये होता है, समझ गए। तो ये उसको कंबाइन किया ताकि थ्योरी और प्रैक्टिस का एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन मिल जाए। यस सर, इसमें 2 क्वेश्चन और है, पूछ रहे हैं लोग। एक तो पूछ रहे हैं इसका प्राइस क्या है, और दूसरा पूछ रहे हैं क्या ये हिंदी मीडियम में हो सकते, मतलब हिंदी ट्रांसलेट इसका है या नहीं। नहीं, इसका इंग्लिश मीडियम में ही है। हिंदी मीडियम हम कोशिश कर रहे हैं, इसके ट्रांसलेशन का प्रोसेस हमने लगभग स्टार्ट कर दिया है, तो वो चल रहा है। वो होने के बाद वो हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। और इसका प्राइस आई थिंक अमेज़न पे तो 340 रुपीज के आसपास है, 340-50 के आसपास है। और बाकी बुक सेलर का भी इतना ही होगा, 350 से नीचे ही होगा किताब का प्राइस। सर बहुत सारे लोग ये बुक को देखना चाह रहे हैं फ्रेंड से। हाँ, दिखा दीजिए आप उनको। ये देखिए, ये जो बुक है, ये बुक है एथिक्स मेड इजी, और ये इसका बैक, फ्रंट था, ये बैक है। इसमें आप देख सकते हैं कई सारे टॉपर्स ने। अब मैं इसको फ्रंट कैमरा कर देता हूँ, आई थिंक तो वो इजी रहेगा। ये देखिएगा, ये बुक है।
और ये इसके जो कई सारे टॉपर्स हैं आप देख सकते हैं, इन्होंने जैसे अपाला मिश्रा ने भी इसको रिव्यू किया था, अभिनव सिवाच है जो अभी टॉपर हैं, गौरव बुडानिया हो गए, कनिका जी, तो इन्होंने भी इसको रिव्यू करके इनको अच्छा लगा उनको। और थोड़ा सा आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पेजेस के बारे में, मैं जैसे आपको बता रहा था, तो 335 पेजेस हैं इसके अंदर, आप देखिए तो इसी में है। तो जैसे आप कोई भी पेज खोलेंगे डायग्राम्स वगैरह, तो इजीली जैसे ये डायग्राम है, इसमें डिफरेंस का टेबल इस साइड हो गया, फिर कोड्स वगैरह भी जैसे डायग्राम के साथ साथ डिफरेंस का टेबल हो गया। फिर हर एक टॉपिक में आप देखेंगे कि एक तरह से कोड्स की अवेलेबिलिटीज, फिर उसके बाद जैसे ये चैप्टर खत्म हुआ, आप देखेंगे कि ये वाला जैसे चैप्टर खत्म होगा तो उसके बाद PYQ शुरू हो जाएंगे, इसके बाद उससे रिलेटेड जो पिछले 3 साल के PYQ हैं वो तो डायरेक्टली आप देखेंगे यहाँ से, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2022 का लेटेस्ट PYQ से टॉपिक से रिलेटेड, तो ये 3 के तो यहाँ पे अवेलेबल हैं। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे केस स्टडी आप देखेंगे, ये एक सैंपल दे रखा है, तो जैसे ये अनु ने लिखा है, शायद ये अनु बेनीवाल जो IPS है उन्होंने लिखा है, तो ये हैंड रिटन केस स्टडीज QR कोड को ये डालोगे इसमें अवेलेबल। तो ये हाँ सर, मैंने भी तो पर्सनली बुक पढ़ी है, तो बुक की जो लैंग्वेज है बहुत बड़ी थी, और जो मैंने ये नहीं किया कि मतलब हाई फाई लैंग्वेज से मेरे हिसाब से कुछ फायदा नहीं होता, सिंपल डायरेक्ट टू द पॉइंट, और जो रेलेवेंट चीजें जो कीवर्ड्स चाहिए हैं उनके साथ ही UPSC की तैयारी होती है। क्योंकि हम है ना UPSC कई बार सोचते हैं रिसर्च का सब्जेक्ट है, मतलब कई इतना ज्यादा डेप्थ में करके इतना सब कुछ कर देते हैं, ऐसे सोचते हैं जैसे कि कोई PhD करनी है इसके लिए। हमें तो चाहिए जो हमें एग्जाम में मार्क्स ज्यादा लेने, तो उसके हिसाब से ये किताब बनी। और जो कोटेशन आपने यूज की वो एथिक्स के पेपर में भी जैसे आपने बताया कि बहुत जरूरी रहता है, स्कोरिंग होता है उसमें बहुत काम आने वाली चीज है। राइट। जैसे ये कोड्स हैं आप ऐसे के पेपर में भी यूज कर सकते हैं, और जो कई सारे कंसेप्ट्स हैं जैसे जो थिंकर्स, मोरल थिंकर्स की ओपिनियन भी आप ऐसे में यूज कर सकते हैं। ओके सर, सबसे अच्छी बात ये लगी बुक की कि एथिक्स में क्या होता है ना कि जैसे आपने बताया कि बहुत इधर उधर भटकना पड़ता है, इसके लिए उधर जाओ, उसके लिए उधर, सारा कंटेंट एक साथ नहीं होता। तो इस बुक में सबसे अच्छी बात है कि सारी चीजें आपने एक जगह समेट दी। राइट। इनफैक्ट इसकी जो टैगलाइन है जैसे यूनिक अप्रोच टू GS पेपर 4, पहले हम सोच रहे थे वन स्टॉप सॉल्यूशन टू GS पेपर 4, लेकिन वो बहुत ही लंबा हो रहा था तो फिर उसको ड्रॉप किया, तो इस तरह से की। चलो जी, आपसे फिर इसके बाद थोड़ा सा मेरे भी 1-2 कॉल आ रहे हैं, उनको कर लेता हूँ मैं अटेंड। और बहुत ही अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर बात करके, और मेरे सभी को बेस्ट विशेस हैं, एस्पिरेंट्स को। पहले तो सचिन और रवि आप दोनों को बेस्ट विशेस हैं कि आप भी जैसे एस्पिरेंट भी हैं साथ में, और ये भी कर रहे हैं दूसरे उसके लिए, तो आपके लिए बेस्ट विशेस, आपको सिलेक्शन जल्दी से जल्दी मिले, और ये आपका जो एफर्ट है अवेयरनेस स्प्रेड करने का वो भी आगे स्प्रेड हो। और साथ साथ में जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए मेरा फाइनल मैसेज यही रहेगा कि आप देखिए ऑब्जेक्टिवली, स्मार्टली और हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, और उसके साथ साथ स्मार्टली तैयारी करें तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। और अगर दूसरी बात यह है, सक्सेस को सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन से भी ना देखें, सिलेक्शन हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, अच्छा रहेगा। अगर नॉन सिलेक्शन भी नहीं हुआ तो आप इस पेपर की जब तैयारी करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत डेवलपमेंट होता है, तो आपकी जो दूसरी इस जो स्ट्रीम है जिसमें आप जाएंगे उसमें भी एक बहुत ही अलग तरीके से जाएंगे, और वहां पे आप जल्दी सक्सेस हासिल कर पाए। जी सर। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके।